मुजाहरे तो जारी है, इसमें कोई शक नहीं। और इन मुजाहरों में असली क़यादत किसकी है, इसको भी हम आज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुअज़्ज़िज़ मेहमान मेरे साथ हैं। मैं आप लोगों के लिए मुअज़्ज़िज़ लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका हिंदी में मतलब आप सभी लोग समझते होंगे, सभ्य समाज के हम लोग हैं। तो कृपया आपसे गुजारिश है कि कृपया बहुत अमन अमान के साथ अपनी बात रखिएगा ताकि अच्छे से सुनने वाले सुने। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप सियासी लीडर भी हैं, आलिम दीन भी हैं। क्या मुल्क के मुसलमान मजहबी क़यादत से आजिज आ चुके हैं, मायूस हो चुके हैं? ये सच है? मैं मुसलमान, बिलखुसूस मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। नहीं, ना तो वो मजहबी क़यादत से आजिज हैं और ना मजहब से आजिज हैं। नहीं, मजहब से आजिज की बात नहीं कर रहा मैं, आप गलत ना ले जाएं। मैं मजहबी क़यादत की बात कर रहा हूं, उससे मायूस हो चुके हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि मजहबी क़यादत की जहाँ तक बात है, अभी मैं एक हाई कोर्ट के वकीलों के साथ एक मीटिंग थी, तो किसी साहब ने कुछ पूछा तो मैंने उनसे कहा कि कुरान ने न मौलवी की ज़रूरत है उसमें, न किसी मजहबी आदमी की ज़रूरत है। कुरान ने कहा, अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूलल्लाह कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए कि जिससे हम दीन को सीख सकें। या हमें तो उन्होंने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जहाँ कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। और ईमान वालो ये आप समझ सकते हैं, पूरा कुरान जो है वो खुद उसके लिए राह हिदायत है। अल्लाह के रसूल जो है वो राह रास्त के लिए हमारे यानी गुरु का दर्जा रखते हैं, हमारे कायद। बेशक मैं समझ रहा हूँ, लेकिन नौजवानों ने इस आंदोलन में क्यों किनारा कर लिया मजहबी क़यादत से? मैं वही बात कह रहा हूँ। या फिर मजहबी क़यादत किसी खास हिकमत अमली के तहत नहीं आ रही है सामने? वो कहाँ है वो लीडरान जो बड़ी बड़ी तंजीमें चला रहे हैं? किस हिकमत अमली के तहत सामने नहीं आ रहे? मैंने आपके यहाँ भी पहले भी कहा था, आप कहला नहीं चाह रहे तो इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी भी हमारी तंजीमें हैं ज़्यादातर ऐसी हैं जो विरासत का शिकार हो चुकी हैं। भाई भतीजों में जब वो बढ़ जाएगा मामला, तो फिर उनके अंदर ना तो जुर्रत रहेगी और ना लोगों को फेस करने की हिम्मत होगी। यहाँ जो सवाल है इस चीज़ का है कि ये मुसलमानों की बदनसीबी है या इस देश की बदनसीबी है कि जिन लोगों को बहुत ईमानदार होना चाहिए था, और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि ईमानदार आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं, ना ईमानदार आदमी डरता है। हमने जब अपना मूवमेंट शुरू किया था तो लोगों ने, हमारे पीछे बहुत लोग आए, कहा मगर हमारे पास, हम तो ईमानदार लोग थे, हमारे पास क्या, आइए इंक्वायरी करिए। ये हजरात वो हैं कि जो डरते हैं सच्ची बात कहने से, और ये चीज़ इसका जो माशरा है, हमारा समाज जो है वो इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। अब जहाँ तक सवाल इस चीज़ का, मैं बहुत उसके बाद ये बात कहना चाहता हूँ कि खुदावंदा ये तेरे सादा लो बंदे किधर जाएं, इधर सुल्तान मक्कारी उधर दरवेश अय्यारी। यानी सुल्तान को ये चाहिए इस वक्त, चाहे मैं हूं, उसमें मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी आवाम को, अपने आवाम के साथ, अपनी जनता के साथ, अपने पब्लिक के साथ उस बात को सही तौर से, उस मैसेज को कन्वे करें। मैं आज ये बात कह दूं, जैसे अभी आपने कहा कि अगर होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि पहले हम ये सीए लाएंगे, उसके बाद एनआरसी आएगा, तो प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने पूरे रामलीला ग्राउंड के अंदर लाखों लोगों के सामने ये बात कही कि एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं है, एनआरसी पे कोई चर्चा नहीं है। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि आपका एहतजाज बिल्कुल होना चाहिए, ये हमारा दस्तूरी हक है, हमारा बुनियादी हक है ये कि हम करें। मगर इसमें मैं एक ये दरखास्त मेरी है कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अरे साहब, और हमने, एक मिनट मुझे पूरी बात कर लें, एक मिनट मैं पूरी बात कर लूं। देखिए, हमने 3 साल एक नॉन वायलेंस होकर के पूरा एक आंदोलन चलाया, अन्ना हजारे का जो आंदोलन, और आप देखिएगा कहीं कोई वायलेंस नहीं हुआ। आज हमारी खवातीन, एक मिनट मुद्दे पे आइए। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। अरे सुन तो लीजिए भाई, आप बीच में, नहीं, मेरा सवाल आपसे संजीव मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब मैं आ रहा हूं आपके बीच में। मुफ्ती साहब, मैं मेहरबानी चाहूंगा, आप डिबेट मत, मैं आपके सवाल को लेकर जा रहा हूं। मैं जो बात अपनी पूरी जल्दी से, देखिए बीच में आपने बड़े 2 मिनट खराब हो गए। मेरा ये कहना था कि यही अंदाज है, हमें मुबारकबाद है उन खवातीन को कि उन्होंने डिसिप्लिन की वो मिसाल कायम की कि आवाम को तो परेशानी हो रही है यकीनी तौर से थोड़ी बहुत, उसका भी कोई ना कहीं हल निकलेगा। और मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, मेरी भी, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और जो तशद्दुद हुआ यूनिवर्सिटीज में, जो हंगामे हुए, जो पीएफआई जैसी तंजीमों के नाम निकल करके सामने आए, इस पूरे मामले का दहशतगर्द एंगल भी निकल कर सामने आया, उसके लिए क्या कहें? नहीं, उसके लिए देखिए, अगर कहीं कोई ऐसा होता है तो हमारे इंटेलिजेंस, जो हमारे एजेंसियां हैं, वो उन सारी चीजों पर नजर रखें, वो इसी काम के लिए तो है। मैं तो ये बात कहना चाहूंगा कि एहतजाज करना उनका बुनियादी हक है, मगर
अवाम के अंदर जो लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं, जो हमारा अपोजिशन है वो गलतफहमियां पैदा कर रहा है, पीछे से सारे काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए अपने उनके अंदर कैरेक्टर को ठीक करना चाहिए, ना कि गलतफहमियां पैदा करें। हमारी कोई आदमी हमारी शहरियत नहीं छीन सकता। हम जब तक ये दस्तूर है और सुप्रीम कोर्ट है और जब तक हमारा अदलिया कायम है, हिंदुस्तान के मुसलमान ने किसी की भी कोई शहरियत नहीं छीन सकता, ना किसी के अंदर। अब आऊंगा आपके पास मुफ्ती साहब, आपने बड़े सवाल उठाए। संजीव कौशिक जी, सब कुछ इतना सीधा साधा है तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? क्यों ये राजनीति करा रहे हैं, क्यों सियासत करा रहे हैं? एक तबके को क्यों बाहर निकाल के रखा है ठंड में, जब इतना सीधा सीधा समझा तो दिया उन्होंने? मतलब आप ये कह रहे हैं कि हमने उस तबके को बाहर ठंड में निकाल के रख दिया? भाई ये तो इल्जाम यही है, जो जाके कंबल, इल्जाम इनका यही है। मैंने तो सवाल दागा आप पर जी। जो कंबल जाके ढक सकते थे कंबल से, उनको ढक देना चाहिए ना। यदि वो हमसे ज्यादा ईमानदार होते तो कंबल ले जाके ढक देते उनको। मतलब लोगों को सड़कों पर आप लाएंगे, कई लोगों की जान जाएगी तशद्दुद में। उसके बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बरेली भी पहुंचेंगी, प्रियंका गांधी बिजनौर भी पहुंचेंगी, मेरठ भी पहुंचेंगी और कहेंगी तशद्दुद में जो लोग मारे गए उनको शहीद का दर्जा दो। ये काम कराएगी कांग्रेस। एक बात बताइए, ये काम कराएगा विपक्ष। यूपी में बताया गया कि 52 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। आपको पता है कि कितने पुलिस घायल हो गए? 2 भी नहीं निकले उसमें से। सरकारें जब झूठ बोलती है तो ऐसा ही होता है। 2 भी नहीं निकल पाए। मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, काट दीजिए हमारी बात को। 52 बताया गया था कि 52 पुलिस वाले घायल हो गए और एक भी गोली नहीं चली पुलिस की तरफ से। चली थी कि नहीं चली थी आपको पता है ना। सरकारें झूठ बोलती है। देखिए बचाव आ रहा हूं मैं आपके पास आऊंगा। सच है उसको मैं आ रहा हूं सर। आप कह रहे हैं कि पुलिस वाले घायल हुए, बचाव में उन्होंने खुद को गोली मार दी। राजनीति खेल बचाव में खुद को गोली मार भाई साहब आप गलत, यही तो बचाव में गोली फैला रहे हैं। इसी बात पे सारा इस राजनीति को देश की जनता। तो फिर ऐसा देखा जाए वेद प्रकाश जी, सुनिए मेरी बात सुनिए वेद प्रकाश जी, फिर इसको ऐसा देखा जाए। ठीक है, आप अपनी बात कह दी सर। वेद प्रकाश जी, फिर ऐसा इसको देखा जाए कि बिना नेतृत्व के, बिना कायदीन के, बिना क़यादत के इस आंदोलन को आप लोग भी देख रहे हैं और अपने ढंग से फिर आप लोग, मतलब भारतीय जनता पार्टी मौजूदा इक़्तिदार भी देख रहा है और फिर अपने ढंग से आप भी पोलराइजेशन चाहते हैं। और चूंकि आगे अभी दिल्ली के इंतखाबात हैं, वेस्ट बंगाल तक आपका लक्ष्य है, हदफ है, इसलिए आप ये सब चलने देंगे, ऐसा है क्या? देखिए, कोई भी आंदोलन लड़ाई झगड़े से, मारपीट से, तोड़फोड़ से कभी सफल नहीं होता। ये तो महात्मा गांधी जी भी बोलते थे कि कभी भी कोई भी मारपीट से, तोड़फोड़ से कभी भी कोई आंदोलन सफल नहीं होता। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करें, तरीके से करें। अरे शाहीन बाग में प्रोटेस्ट करने का कौन तरीके से? मैं ऑल ओवर मुजाहरों की बात कर रहा हूं, मैं शाहीन बाग की बिलखुसूस ये क्या कहते हैं, बसें जला दी और मारपीट करी, ये क्या होता है? इससे कोई आंदोलन सफल होते हैं? बसें जलाने से पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, पुलिस गोली मारती रहे? नहीं, पुलिस भाई साहब, पुलिस मारे, आप पुलिस गोली चलाए, पुलिस बस चलाए, पुलिस आदमी को मारे, एम्बस में घुस जाए, टीयर गैस चलाए, जितना कुछ भी करे, आम आदमी कुछ नहीं करना चाहिए, वो घर पे बैठे रहना चाहिए। पुलिस गोलियां चलाती है। क्या हमारे पड़ोसी 3 देश हैं भाई, आप ये कर दो ना कि अजहरी साहब एक एक करके, बांग्लादेश साहब में आप बताइए, पब्लिक कर रही है, राजनीति कर रही है। मेरी आपसे गुजारिश है, पहले जरा सुन लीजिए, क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिएगा। बराबर का दर्जा दिया जाता है, जवाब दीजिएगा, आराम से जवाब। सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। आप यहाँ देखो, हिंदुस्तान में अगर पुलिस हिंसा कर रही है तो वो भी गलत, पब्लिक कर रही है तो वो भी गलत। आप मुझे पाकिस्तान में बताइए, आप सबको कंडेम कर दीजिए। मुझे पाकिस्तान में बताइए, आप बता रहे हो कि वो बस जला रहे हैं, बस अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी किसने जलाई। आप कह रहे हो कि पत्थर मार रहे हैं। हाँ हुआ, इससे इनकार नहीं, किसने किया आप बता पाए? आप बताओ, पुलिस का काम है ना आइडेंटिफाई करना, किया पुलिस ने जलाया, बताया किया। पुलिस ने दिल्ली में जामिया में जब गोली चली सबसे पहले, हमारे चेहरे निकल कर आ रहे हैं। आपको नहीं सुनाई दे, आपको सुनाई भी नहीं देता और आपको सुनना भी नहीं है। पुलिस ने जामिया कैंपस में जब गोली चलाई, सबसे पहले उसने झूठ बोला कि हमने गोली नहीं चलाई। जब हॉस्पिटल्स ने अपने सर्टिफिकेट दिखाए कि जिन बुलेट्स को निकाला गया, तो कहती है हाँ एक गोली चली। आप बताइए दिल्ली पुलिस का कहां पे? आप अगर पुलिस पे पत्थर मारोगे, मारपीट करोगे, तो पुलिस क्या अपनी वो सारी वीडियो वहां पर मौजूद है। हमारे कानून में लिखा है कि अपनी सेफ्टी करना, हमारा अधिकार है। ठीक है, अब्दुल मोइज साहब, आप वीडियो की बात कर रहे हैं। अब्दुल मोइज साहब, मामला पुलिस का है, पुलिस वेरीफाई कर रही है। अब्दुल मोइज साहब, आप जो है वो खुला सुनिए, मेरा सवाल भी सुनिए। ठीक है,
उत्तर प्रदेश में रामपुर से लेकर बरेली और मेरठ से लेकर के और तमाम शहरों में दर्जन भर से ज्यादा शहरों में चौक चौराहों पर पोस्टर लगे थे, सबके चेहरे चस्पा किए गए थे। जो लोग भीड़ में थे, जिन्होंने तशद्दुद किया, वो तमाम लोगों पर कार्रवाई भी चल रही है। दिल्ली से भी बहुत सारे लोग लिए गए, फिर निकलकर पीएफआई कनेक्शन भी आया है सामने। तो ऐसा नहीं है कि कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि लोग चिन्हित नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुजाहिरीन ने गड़बड़ नहीं की। इमरान भाई, मेरा एक कहना, एक बात सिर्फ मेरी कहनी है कि जो भी है, मैं ये नहीं कहता हूं कि जो प्रदर्शन कर रहे थे वहां पर जो हिंसा हुआ मैं उसको जस्टिफाई कर रहा हूं। जो भी हिंसा किया है तो कार्रवाई तो हो रही है, इस वजह से भी हिंसा हुई है। कार्रवाई नहीं हो रही आज तक पुलिस के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है भाई? दिल्ली पुलिस के ऊपर जो गोली चली, मामला दब गया। जैसे ही वो मामला उठा, जेएनयू में अटैक करवा दिया। आप जेएनयू की भी फाइल उठाइए, जामिया की फाइल उठाइए, और दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी बर्बरता की है, गोलियां चलाई है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आप ये अच्छे से, गृह मंत्रालय, ये आप अच्छे से बड़ा मसला है। गृह मंत्रालय, जामिया प्रशासन साहब ऐसे नहीं बात ये कह रहे हैं कि भाई अब्दुल मोइद अजहरी साहब, जामिया की अजहरी साहब, आराम से सर, आराम से, मेरे मुद्दे पर रहिए, मेरे मुद्दे से बाहर नहीं जाइए। आप जो है बिल्कुल उसको डाइवर्ट कर रहे हो। वेद प्रकाश जी सुनिए ना, मुझे एक सवाल करने दीजिए। वेद प्रकाश जी आराम से, आप इस्तेमाल करते हो। वेद प्रकाश जी आराम से, और कुछ नहीं है। अब्दुल मोइद अजहरी साहब, इस तरह की बहस नहीं, इस तरह की बहस नहीं सर। अजहरी साहब, मेरे सवालों पर रहिए। वेद प्रकाश जी, आप दोनों से गुजारिश है, मुझे दोनों के फेडर गिराने पड़ेंगे, मेरे सवालों पर रहा। अजहरी साहब, आपसे एक सवाल है ब्रेक से पहले। आप कह रहे थे कि दिल्ली में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जब जामिया प्रशासन रिपोर्ट करेगा जब तो ना कार्रवाई होगी। कल जामिया प्रबंधन दबाव में आया है छात्र छात्राओं के, उसके बाद वाइस चांसलर ने माइक पर कहा है कि अब हम कार्रवाई के लिए इससे पहले कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे, ये बात होगी जब एफआईआर प्रबंधन की तरफ होगी, प्रशासन की तरफ से होगी तो कार्रवाई होगी, ऐसा लगता है। इस पर मैं बात करने के लिए लेकिन मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा आपस में नहीं, मेरे मुद्दे पर रहेगा। बड़े सवाल है, सीए पर मुजाहरे हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर हुकूमत बात करे तो किससे करे, ये भी बड़ा सवाल है। फिर ये मुजाहरे होंगे कब तक के, कौन इनकी क़यादत कर रहा है, कोई डेडलाइन दे, कोई बताए, या यूं ही चलता रहेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं, और कई बार बहसबाजी में और इश्तियाल अंगेजी में जो बड़े सवाल हैं वो दब कर रह जाते हैं। फिर मैं अजहरी साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं अपने मुद्दे पर हूं। हम ठीक है, एनआरसी सीए और इस पर तमाम बातें कर ही रहे हैं और इस पर बहस हो ही जाती है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कोई हुकूमत से बात करने जाए या हुकूमत से सवाल करने जाए, एक सिस्टम होता है ना जमहूरियत में। ऐसा नहीं होता ना कि सारी भीड़ आंदोलन कर रही है और सारी भीड़ से बात करो। ये तो आप भी जानते, पढ़े लिखे हैं, मुमकिन है क्या ये? देखिए इमरान साहब, पहले तो हमें आपके 2-3 नरेशन से एतराज है कि ये जो एहतजाज हो रहा है, आपने बार बार ये बात कही कि सीए के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। आप ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीए को लेकर के कोई एहतजाज नहीं। तो फिर एनआरसी तो अभी तक आया नहीं ना, उसका कोई ऐलान हुआ, उसके बाद वही चीज है, एहतजाज हो रहा है। आप उसी नरेशन पे आइए कि गृह मंत्री द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा फैलाए गए उस कंफ्यूजन की वजह से ये एहतजाज हो रहा है। और आज एक बात में जो है वो एहतजाज खत्म हो सकता है कि अगर दोनों लोग मिल करके ये बात जो है वाजे कर दें कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एक बात आपने कहा कि जो है किससे बात करें, आप मुझे बताइए कि ये आपका सवाल है या हुकूमत का सवाल है? हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं और वेद प्रकाश जी बैठे हुए हैं, क्या ये हुकूमत का सवाल है कि वो बात करना चाहे, लोगों को समझाने? नहीं, ये हुकूमत का सवाल है या अभी आप सवाल पुट कर रहे हैं? नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये क्लियर कर दीजिए कि ये हुकूमत ने ऐसा सवाल भेजा है या आपने अपनी तरफ से ये उठाया है कि अगर वो बात करना चाहे तो बात कर सकते हैं? नहीं, यही मसला है ना। नहीं, हुकूमत अगर बात करना चाहे, आप मुझे बता दीजिए, ये बताइए बड़े पैमाने पर मुसलमान सड़कों पर हैं, कौन है उनका कायद? अगर हुकूमत को भी किसी से बात करनी है तो किससे करें? हुकूमत तो बड़ी तंजीमें कहां गई? आप मुझे बताइए, जो बयानबाजियां कर रही हैं लेकिन सड़कों नहीं पर चाहिए तंजीमें, नहीं चाहिए तंजीमें। तो फिर क्या ये आंदोलन कोई भी ऐसी? आप देखिए, दो बातें होता है या नहीं होता? इसमें दो बातें हैं इमरान भाई, उसको बहुत संजीदगी से आपको सुनना पड़ेगा। वो सबसे पहली बात तो ये है कि क्या हुकूमत सक्षम नहीं है कि देश भर से उठ रही आवाजों को वो ऑब्जर्व कर सके, देख सके कि आखिर ये बातें जो चल रही हैं, आप भी चलाते हैं, मीडिया में चल रही है, लोग बातें कर रहे हैं, और हुकूमत के यहां पर भी उसकी प्रोफाइलिंग होती है और उसके एक रास्ते नहीं है। आप बेहतर जानते हैं, ये हमारे भाई बैठे हुए ये भी बेहतर जानते हैं, एक रास्ते नहीं है जो हुकूमत के पास उसकी जो है प्रोफाइलिंग होती है। हुकूमत को नहीं पता है,
वो उस सॉल्यूशन उसका नहीं निकाल सकती है। जब हुकूमत ने ये बात कही कि हम डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उनको ये लगता है कि वो विपक्ष जो है भ्रम फैला रहा है, एक या ये कि ये लोग समझ ही नहीं रहे हैं। अगर दोनों मतलब है तो ये क्या मतलब हुकूमत नाकाम हो गई अपने कानून को आम तक पहुंचाने के लिए? तो ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसको सही इंफॉर्मेशन पहुंचा दे, बातचीत उनसे कर ले। एक बात तो ये हो गई कि कंफ्यूजन जब क्रिएट हुआ है तो कंफ्यूजन का जो सॉल्यूशन है वो सरकार को ही निकालना है। आप विपक्ष के कंधे पर बंदूक रख करके आप आम आदमी के एहसास को, उसके जज्बात को मार नहीं सकते। एक बात नहीं, दूसरी बात आप सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि आपको चेहरा क्यों चाहिए भाई साहब? किसी भी प्रोटेस्ट का चेहरा क्यों चाहिए कि आप उस चेहरे को खरीद लो और उसके बाद आम आदमी के लोगों को जो ये जो सड़कों पर बैठे हुए इनको फिर वैसे ही तरीका दो जैसे जो है 70 सालों से 60 सालों से चला रहा है। नहीं साहब, आज आम आदमी सड़क पर इसलिए निकला है कि वो एक सिर्फ इसलिए नहीं परेशान है कि जो कानून आ गए, वो इसलिए भी परेशान है चेहरे के आंदोलन अराजकता बन जाते हैं। बिल्कुल नहीं। आप बता दीजिए शाहीन बाग में कौन सा अराजकता हुआ? 1 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा है। हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? आप मुझे बताइए, शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, सब्जी बाग पटना में प्रोटेस्ट हो रहा है, आप मुझे बताइए। मैं नाम मुस्लिम तंजीमें इतनी इमरान भाई, मैं प्रोटेस्ट की जगहों को बता रहा हूं और आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता दीजिए कि वहां पर तशद्दुद हो रहा है। शाहीन बाग में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, सब्जी बाग में हो रहा है, पटना में हो रहा है, सर्कस मैदान में हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि वहां पर कितना प्रोटेस्ट हो रहा है, वहां पर कितना तशद्दुद हो रहा है। वो कल मीटिंग में इसलिए नहीं पहुंची कांग्रेस के साथ। नहीं, इसका मतलब ये है कि हुकूमत वो डायलॉग नहीं करना चाहती। अगर हुकूमत डायलॉग करना चाहे तो रास्ते बहुत है। अब सुन लीजिए, आपने बोल दिया ना। इनकी मजबूरी एक ये भी है क्योंकि ये भी सूफियों का एक सम्मेलन करते हैं, तो लोग असल में क्या इन्हें डर है, निजी बातें इन लोग, मैं ये कह रहा हूँ, नहीं मैं निजी नहीं हम कर रहा हूँ, सूफियों को करते हैं, आप सल्फियों को कर लीजिए, हम लोग सूफी सल्फी निजी बातें नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं संगठन का नाम लेना चाह रहा था आपके, किसी का नहीं लीजिए, मैं इसलिए ले रहा हूँ ना कि तुम भी उसके कायद हो। आज जो है वो तमाम चीजों से हट के हो रही है। अगर आप सूफी सेल्फी कर लीजिए तो सूफी सेल्फी। उनका जवाब सुनिए ना। इमरान भाई, बीच में क्यों टाइम खराब कर रहे हो? अशोक भाई 1 मिनट जरा सा बस। देखिए, जो आपने कहा और जो इमरान भाई कहना चाह रहे हैं, जिस पे जोर है कि ऐसे लोग कि जिन नुमाइंदों से हुकूमत बात कर सके, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं इमरान भाई आपको ये बता रहा हूँ कि पब्लिक में वो लोग अपनी इमेज ख़त्म कर चुके हैं, इसलिए ये जो लोग सड़कों पे आए हैं, हम उनसे एक बात ये कहना चाहेंगे कि आपका बहुत अच्छा वो है और सरकार को ये मैसेज भी पहुंचा है। अगर ये लोग ना बैठते तो सरकार को मैसेज भी नहीं पहुंचना था। सरकार में मैसेज है, पूरी तरह से मैसेज है, पूरी तरह सरकार जो है अवेयर है और वो कोशिश भी कर रहे हैं कि अपने तौर से लोगों में अवेयरनेस लाने की। और वहाँ भी मेरे हिसाब से आज ये बात आपके ज़रिए से आई है कि सरकार कोई ना कोई उस पर स्टेप लेगी और उन लोगों से बात करेगी, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों से सीधे जा करके। मगर आज सबसे बड़ी ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं अपनी माँ और बहनों से एक बात कहूँगा कि उन्होंने वाकई सर्दी में, ये कड़ाके की सर्दी में जो उन्होंने रातें गुजारी हैं, कुछ लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं और वो अपोजिशन का रोल भी नहीं कर पा रही हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैं एक आंदोलनकारी भी रहा हूँ, मोमेंट से मेरा हिस्सा रहा है। मैं सरकारों तक जब तक बात नहीं पहुंचती है, जब तक आप अपनी आवाज़ को बुलंद ना करें। आपने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है और खातिर खा उसका असर हुआ है। यानी पूरी सरकार में इसका मैसेज है कि भाई ये गलतफहमी पैदा हुई, तभी तो प्राइम मिनिस्टर ने, वजीर आजम ने ये कहा, उन्होंने खड़े होकर कहा कि ये किसी की नागरिकता जाने वाला नहीं है और मुसलमान इससे बिल्कुल, मुसलमान ने किसी भी हिंदुस्तान के नागरिक को घबराने की जरूरत नहीं है कि ये नागरिकता किसी की लेने का नहीं है बल्कि देने का। और किनका देने का? जो लोग अगर वहां प्रताड़ित हुए हैं, तो हिंदुस्तान का तो पहले से ये मिजाज रहा है कि उन्होंने उन लोगों को जो बेचारे बेसहारा रहे हैं उन्हें आश्रय दिया है। मगर मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, इस बीच में सरकार की भी जिम्मेदारी है और हम ये कोशिश करेंगे कि सरकार तक ये पैगाम पहुँचे कि वो लोगों से बात करें। पब्लिक हमारी है, हमारी सरकार भी हमारी है, पब्लिक भी हमारी है। उनका हितों का अहित नहीं होना चाहिए। और ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने
जिन लोगों ने इसमें साथ नहीं दिया है, जो तंजीमें नहीं आई हैं, जिन्होंने क़यादत नहीं की है, अगर वो क़यादत करते तो कहीं ना कहीं किसी एक का हो जाता। ये आवाज़ लोगों ने दी है तो उनका समाधान भी होगा, और मैं समझता हूं इसका बेहतर समाधान दिल्ली के प्रशासन को करना चाहिए। और पुलिस कमिश्नर से खास तौर से मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करूंगा कि वो लोगों के पास जाएं और उन्हें जाकर के इस गलतफहमी को उनकी दूर करें। मतलब कि जो गलतफहमी उनके बीच में पैदा हो गई है, उनकी शहरियत को कोई नुकसान ना होगा, और ना ही जब तक ये दस्तूर जिंदा है हिंदुस्तान का, और इस दस्तूर को कोई खत्म नहीं कर सकता। मतलब सुप्रीम कोर्ट इंडिया जो है हमारा, मुफ्ती साहब की वो अपना बातों काम से कर ऐसा लग रहा है इसलिए कि सरकार को ये लग रहा था शुरू में कि ट्रिपल तलाक और 370 और दूसरी चीजों की तरह, राम मंदिर के फैसले की तरह हम चीजों को मैनेज कर लेंगे, लेकिन इस मामले में वो मुमकिन हो नहीं पाया। अब शायद जैसा कि मुफ्ती साहब बता रहे हैं, हुकूमत को भी समझ में आ रहा है कि मामला बहुत तेजी से हाथ से निकल गया। ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, हाथ से नहीं निकला है, हाथ से नहीं निकला। मेन क्या है जी, दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं। ये सारा जो विपक्षी पार्टियों का सारा बनाया सारा खेल है, इसको ये बनाना चाहते हैं, क्योंकि शुरू से कांग्रेस ने, बाकी सभी विपक्षी पार्टियों ने मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह यूज किया है। मैं मानता हूं कि आप आजादी के बाद किस मुसलमान को परेशानी हुई है? यहां पर हिंदुस्तान में सभी को बराबर किया जाती है, और हमारे प्रधानमंत्री कभी भी ये नहीं बोलते, मुस्लिम और हिंदू की नाम ही नहीं लेते। वो 130 देशवासी मेरे अपने हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं, 130 करोड़ देशवासी मेरे अपने हैं, और कभी उन्होंने मुसलमान और हिंदू का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली। एनआरसी तो अभी एनआरसी पे बात ही नहीं हो रही, सिर्फ सीएए पे जो 2014 में, जो दिसंबर में 31 दिसंबर 2014 से पहले या उसके बाद, मतलब 2014 तक और उससे पहले जो भी 3 देशों से, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनसे जो परेशान होकर यहाँ पर भाग आए थे, तो उनको वो निर्वासित जीवन जी रहे थे, तो बताइए उनकी कैसे जिंदगी खराब थी। उसी के लिए कानून सीए लाया गया कि उनको नागरिकता मिल जाएगी, कम से कम वो तरीके से जी सकेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो उनको ये भी नहीं लग रहा था कि भाई ये हम हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में जाएंगे। उनको एक परेशानी यही हो रही थी, इसलिए ये कानून लाया गया सीए। इससे ना किसी मुसलमान की नागरिकता जा रही थी, किसी की भी नागरिकता को सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था। और एनआरसी से भी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई बात ही नहीं है एनआरसी पर। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आंदोलन जो है करें, प्रोटेस्ट करें, तरीके से करें। ये मारपीट, तोड़फोड़, बसें जलाने से कुछ नहीं होगा, कोई आंदोलन सफल नहीं होगा। सफल तभी होगा एक अपना, कोई भी अपना एक नेता खड़ा करें कि भी हमने इनसे बात करनी। सरकार घर घर जाके बात नहीं करेगी, प्रधानमंत्री मोदी जी या अमित शाह जी घर घर जाके बात नहीं करेंगे। संजीव कौशिक जी बिना नेता की तहरीक का जमकर फायदा उठा रही हैं और अपना अपना वोट बैंक का और जो गोल सेट करने की कोशिश कर रही हैं, जो कि टूट गया था, चूक रहा था, वो अब अपने अपने ढंग से। और उसमें भी उनमें आपस में ये तकलीफ है, जैसे कि प्रियंका गांधी कुछ ज्यादा मेहनत कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में दिख रही हैं, तो फिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को तकलीफ हो जाती है, वो उनकी बैठकों में जाना पसंद नहीं करती। ममता बनर्जी को लगता है कहीं कांग्रेस हम पर हावी ना हो जाए, हम ही इसमें हीरो नजर आए, इसलिए वो अपने ढंग से इस लड़ाई को लड़ना चाहती हैं। ये वाली जुगत भी चल रही है। इमरान भाई, आप लाख मुद्दे से भटका के किसी और मुद्दे पे ले जाके लटकाना चाहें, लेकिन हम मुद्दे पे ही रहे। मूल मुद्दे पे आते हैं हम, बिना कायदीन के आंदोलन नहीं, मूल मुद्दे पे आते हैं, मूल मुद्दे पे आते हैं, हैं। मूल मुद्दे पे आते हैं। अभी आपने मुफ्ती साहब की बात सुनी, एक बात मुझे समझ में नहीं आता कि ये सरकार के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इतने कंफ्यूज क्यों हैं? एक तरफ हम जो भी हो, नुमाइंदे आप नेता ही हैं, कंफ्यूज तो आप हैं। अरे सुन लीजिए, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ ये कहते हैं कि हमारी बहनें, हमारी उम्रदराज महिलाएं वहां जाके इतने कड़कड़ाती ठंड में बैठ करके वो कर रही हैं, इस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। सरकार दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि सरकार की तरफ से कोई जाए नुमाइंदा और वहां पे जाके बातचीत करे। मुश्किल यह है कि कोई मिल नहीं रहा चेहरा जिससे बातचीत करी जाए। एक यहां तक तो बड़े ईमानदारी के साथ आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ तुरंत पलटी मार देते हैं कि नहीं, ये विपक्ष की साजिश है और विपक्ष ने इन लोगों को बहका के इसे यहाँ पे बैठा दिया है। कहना क्या चाहते हैं? दोनों में से किसी एक मुद्दे पे रहिए, या तो वो सही है, नहीं तो गलत है, गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। डेमोक्रेसी में दूसरी चीज, डेमोक्रेसी में सरकार जो है पब्लिक की होती है, ना कि इस चीज की कि हम दोनों को कैसे छोड़ दें। यही तो चीज है, इसी चीज को समझाना जो आप लोगों ने गुमराह किया है। मुझे पता नहीं, मुझे पता है विपक्ष गुमराह कर रहा है, यही तो गुमराही की खत्म करनी है। नहीं, मुझे किसी की शहरियत खत्म होने वाली नहीं है। मुझे पता है कि आप पकड़े रहना चाहते हैं और कब तक पकड़े रहेंगे मुझे ये भी पता है। दूसरी चीज, अभी वेद जी बात कर रहे थे, वो भी यही बात करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कर रहे हैं प्रोटेस्ट,
कीजिए, मैं चाहता हूं सफल हो। अब क्या सफलता वो देख रहे हैं इसमें हमको समझ में बात नहीं आई कि वो किसको सफल होते हुए देख रहे हैं, जो वहां पे बैठे हुए बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी आंदोलन तब सफल होते हैं जब उसमें नेता तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं। आपको कौन सा तरीका उसमें बुरा लगा, आप बताएं मुझे। तोड़फोड़ से कभी कोई आंदोलन सफल नहीं होता। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में कौन सा तरीका आपको गलत लग रहा है, ये बताइए। मैं सिर्फ एक बात की है कि कोई भी आंदोलन कभी भी तोड़फोड़ से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में आपको कोई कमी दिख रही है? आंदोलन शुरू हुआ था, ये कोई अराजकता दिख रही है आपको? आप ये देखिए, पुलिस ने जब बातचीत की वहां पे, जब आंदोलन हो रहा था तो कुछ बच्चे थे भी, आप किस लिए आए हो, कहता है मैं पता ही नहीं किस लिए आए हैं। कमाल की बात कर रहे हैं, उसकी अम्मी वहां पे है, बच्चा नहीं आएगा। शास्त्री पार्क में उसकी अम्मी वहां पे है, बच्चा नहीं आएगा। आप जाके बच्चे से पूछ रहे हैं, 14 साल के बच्चे। अरे साहब, आप जाके 7 साल के बच्चे से पूछेंगे तो वो जवाब देगा। उसकी अम्मी वहां पे, उसकी अम्मी से तो पूछे एक बार, वो बताते हैं जो कम से कम मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है और देश की जनता समझ रही है कि जानबूझ के ये, मेरे पास वक्त कम है। अजहरी साहब, आपसे चलते चलते एक बात पूछना चाहता हूँ, इमरान भाई, हाँ बस ये चलते चलते आपसे जाना चाहता हूँ। आप चूंकि मिल्लत के लोगों के बीच में भी काम कर रहे हैं, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि क्या अब इस आंदोलन से, इन हालात से ये मान लिया जाए कि यहाँ से मिल्लत ने अपने मसलों को लेकर एक नया रास्ता शुरू कर दिया है और वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत, जमात इस्लामी जैसी तंजीमों या इस तरह से मजहबी जो कायदीन है, जो उनके मजहब और शरीयत के हुकूक बचाने के दावे करते हैं और कहीं ना कहीं उनकी क़यादत करना चाहते हैं, उनसे पूरी तरह अलग हो गई हैं, उनसे हमेशा अपने आप को दूर कर लिया हमेशा के लिए, क्या ऐसा माने इस नई पीढ़ी ने? नहीं, बिल्कुल। ये हालांकि ये बहुत अफसोस के साथ इसको कबूल करना पड़ रहा है, लेकिन यही है कि अब कहीं ना कहीं आप देखिए, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का, कि उनका शुक्रिया, और आरएसएस का उनका शुक्रिया कि इन्होंने एक्सपोज कर दिया। जब जो है अरशद मदनी मिलने जाते हैं मोहन भागवत से, तो वो भी बात छुपी नहीं रहती है, वो आवामी जो है सतह पर आ जाती है। जब महमूद मदनी साहब मिलने जाते हैं अमित शाह से, तो इन लोगों ने भी छुपाया नहीं। जो पहले से जो छुप छुप करके मुलाकातें होती थी, अब वो छुपी नहीं रही। जब इस तरह के मामला सामने आने लगे हैं, तब लगने लगा है कि नहीं, अब ऐसा लगता है कि नई क़यादत की ज़रूरत है और नए क्या कहते हैं तजर्बों की ज़रूरत है और नई सोच की ज़रूरत है। वो सोच जो किसी को, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे किसी भी पार्टी में हो, एक आदमी पूरी कौम की मसलहत को बिल्कुल बगैर उससे बात किए हुए, बगैर उसको बताए हुए, बगैर उसकी नॉलेज में लाए हुए, वो उसके क्या कहते हैं सर नहीं रख सकता है। वो उसको जो है उस पर अख्तियार नहीं दे सकता है। आज जो ये लड़ाई हो रही, जिसमें आप कोई नेतृत्व नहीं देख रहे हैं, उसकी वजह यही है और सोल्यूशन भी इमरान साहब यही है। मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं, मुफ्ती साहब को ये भी ये समझना पड़ेगा कि आवाज सरकार तक पहुंच रही है और इन्होंने अभी ये बात कही भी है कि सुल्तान जो है वो मक्कारी पर आमादा है। मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है, लेकिन इनको जो है अगर इन्होंने समझा है तो इन्हीं को अगवा उठाना चाहिए। लेकिन वक्त पूरा हो जाता है, अजहरी साहब वक्त पूरा हो जाता है। मुफ्ती साहब, कंफ्यूजन अगर मेरे पास हुआ है, यही शुरुआत वाला भी जो है, यही शुरुआत बना हुआ है, उसको दूर करें, इनको शुरुआत करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में इतना ही, बहुत शुक्रिया। ये बहस आगे तक बढ़ जाएगी सर, ठीक है सर। निजी कमेंट नहीं, निजी कमेंट का इन प्लेटफॉर्म से कोई समर्थन नहीं, कोई हिमायत नहीं, निजी कमेंट की कोई हिमायत नहीं। फिलहाल इस प्रोग्राम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहिए जी सलाम के साथ।